कंफर्मेशन एंड इंडक्टिव, क्योंकि रेजोनेंस तो लगातार चल ही रहा है। चलिए शुरू कर सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में? रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। कुछ एग्जांपल्स हमने किए थे, आगे के कुछ एग्जांपल्स हैं, उन पर बात करते हैं। नंबर बता दोगे एक बार लास्ट का? 5 हो गया था कि लिखना है? हो गया था। तो नंबर 6 हमारे सामने है। फिनॉक्साइड आयन एंड फिनोल। Phenoxide ion and phenol. This is number 1. This is number 2. नंबर 7 पर अगर अपन बात करें, एसीटेट आयन, इसको हम बोलते हैं एसीटेट आयन, नंबर 1। और नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा एसिटिक एसिड, सेकंड। दिस इज एसिटिक एसिड। आप जानते हैं 2 कार्बन के लिए कॉमन नेमिंग में एस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप एक कार्बन लिखते हैं कॉमन नेमिंग में, तो इसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? फॉर्म। अगर 2 कार्बन लिखते हैं तो एसिड। क्लियर? तो जब भी एसिटिक या एसिड वर्ड दिखाई दे तो समझ जाओ कितने कार्बन है? 2। तो देखो इसमें है ना एसिटिक एसिड। अगर आईयूपैक नेम लिखोगे तो आईपीएससी में 2 कार्बन के लिए एथ लिखा जाता है, तो हो जाता है इथेनोइक एसिड। दोनों क्वेश्चन दोस्तों एनसीईआरटी से हैं। आपको नहीं पता चलेगा कि एनसीईआरटी कहां पर इनका डिस्कशन करता है। दोनों बेहतरीन क्वेश्चंस है, आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। आने के बाद ये क्वेश्चंस चमकेंगे कि कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिनॉल एंड फिनॉक्साइड आयन में से किसमें रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, यानी कि रेजोनेंस किसको ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है? फिनॉक्साइड आयन को या फिनोल को? फिनॉक्साइड आयन को कुछ लोगों का जवाब आ रहा है, कुछ लोगों का जवाब फिनोल भी निकल कर आ रहा है। क्या क्या एक्सप्लेनेशन है उसके पीछे? जो बोल रहे हैं फिनॉक्साइड आयन ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो उनका क्या लॉजिक है उसके पीछे? रुके, वी आर नॉट कंपेयरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ दीज टू कंपाउंड्स, नो। हम इन दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर, हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों में से रेजोनेंस किसको ज्यादा स्टेबलाइज, बस इतना देखते हैं। आप ऐसे कंपेयर मत कीजिए, ये एनायन है वो न्यूट्रल है। वी आर नॉट कंपेयरिंग द ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ दीज टू मॉलिक्यूल्स। क्लियर? आइए हम जरा जानते हैं कि जिसमें बेटर रेजोनेंस होता है ना, वहां रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी ज्यादा होता है। अगर हम यहां रेजोनेंस करवाएं दोस्तों, इसमें रेजोनेंस करवाते हैं, ध्यान से सुनना, इन दोनों से समझा देता हूं मैं। इन दोनों इसमें रेजोनेंस करवाते हैं, बताइए रेजोनेंस करवाइए। लो नेगेटिव चार्ज विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। क्लियर? तो आपके सामने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनकर आ गई। सही बात है कि नहीं है? देखो, अगर मुझे आपको केवल आंसर याद करवाना है तो मैं आपको बोल दूंगा देखो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और हमने तो लिखा था मोर विल बी द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर विल बी द रेजोनेंस एनर्जी। पर वो हर जगह वैलिड नहीं है, और लॉजिकल बात करते हैं। जब यहां पर रेजोनेंस हुआ तो ड्यूरिंग रेजोनेंस कहीं पर कोई चार्ज सेपरेशन मिला क्या? ड्यूरिंग रेजोनेंस कहीं पर चार्ज सेपरेशन हुआ क्या? भाई सेपरेट होने के लिए 2 चार्जेस तो होने। यहां कितना चार्ज है, यहां पर कितना चार्ज है? तुम हो सिंगल और बोलते हम सेपरेट हो गए, तो सेपरेशन के लिए कम से कम 2 होने तो चाहिए। इधर देखो, यहां पर रेजोनेंस करवाएं, नहीं व्यक्तिगत नहीं लेना इन चीजों को, आपकी जनरेशन इनसे ज्यादा अच्छे से समझती है, इसलिए ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, शायद लाइफ में पहली बार ले रहा हूं। इधर देखिए, यहां अगर रेजोनेंस हुआ तो लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू
सही बात है। देखो इसमें रेजोनेंस हुआ और रेजोनेंस होते ही आपको चार्ज सेपरेशन साफ साफ दिखाई देगा, यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव। सही बात है कि नहीं है? तो अगर कहीं पर रेजोनेंस से यानी कि रेजोनेंस होते हुए चार्ज सेपरेशन आ जाता है, क्या जाता है? चार्ज सेपरेशन, तो वहां पर रेजोनेंस लेस स्टेबलाइजिंग होता है कंपैरिजन जहां पर चार्ज सेपरेशन नहीं आ रहा। तो जब इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हुआ तो कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, पर जब इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हुआ तो प्लस माइनस बनकर आ गए। और हमने तो देखा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में भी देखा है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ चार्जेज होंगे स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। तो एक रेजोनेंस ऐसा है जहां रेजोनेंस के ड्यूरिंग कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, एक रेजोनेंस ऐसा है जहां रेजोनेंस हो रहा है लेकिन चार्ज सेपरेशन आ रहा है। नो डाउट, क्या इसमें रेजोनेंस हुआ है? हाँ। क्या इस मॉलिक्यूल को रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिली है? हाँ, बिल्कुल सही बात। क्या इस मॉलिक्यूल में भी रेजोनेंस हुआ है? हाँ। क्या इस मॉलिक्यूल को भी रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिली है? हाँ, बिल्कुल मिली। क्यों नहीं मिली है? इसको भी तो रेजोनेंस हो रहा है, इसको भी तो स्टेबिलिटी मिली है, पर रेजोनेंस ने इसको ज्यादा स्टेबलाइज किया है और उसको कम स्टेबलाइज किया है। आप में से अभी भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं। मैंने ये नहीं कहा कि ये ज्यादा स्टेबल है और वो, माइंड माई वर्ड्स, मैंने बोला है इसको रेजोनेंस ने ज्यादा स्टेबलाइज किया है और इसको कम। वी आर नॉट कंपेयरिंग द ओवरऑल स्टेबिलिटी, आई एम सेइंग दिस मॉलिक्यूल इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एज कंपेयर टू दिस। इतना सा बोला है मैंने। तो क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब इस वाले पॉइंट को एक बार ऊपर लगा के देखो। जब यहां पर रेजोनेंस करवाओगे नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। सही बात है कि नहीं है? आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, बताओ कोई चार्ज सेपरेशन हुआ? आगे भी करवाते जाना, कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होगा। पर यहां जैसे ही बच्चे आप रेजोनेंस करवाओगे, लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। और जब भी किसी का लोन पेयर रेजोनेंस करता है कैसा चार्ज आ जाता है बताइए? पॉजिटिव। तो यहां पर देखो ड्यूरिंग रेजोनेंस देयर इज चार्ज सेपरेशन एंड इन दिस केस देयर इज नो चार्ज सेपरेशन। तो बताइए नंबर 6 में रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा है, फिनॉक्साइड आयन की या फिनोल की? फिनॉक्साइड आयन, मतलब वन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एज कंपेयर टू सेकेंड। इसमें भी बताइए रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा है, फर्स्ट की या सेकेंड की? तो आप बोलोगे फर्स्ट की एज कंपेयर टू सेकेंड। दोस्तों दोनों ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं और दोनों ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत जल्दी इन पर बातें करेगा एग्जामिनर। सुलटाइए। असर्शन रीजन में क्वेश्चन बनेगा या किसी दूसरे तरीके से क्वेश्चन बनेगा? सुलटा दिया है। दोनों में ही स्टेबलाइजेशन है बाय रेजोनेंस, दोनों स्टेबलाइज्ड है, पर ये ज्यादा स्टेबलाइज्ड है। चार्ज सेपरेशन आपका कम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है रेजोनेंस में। आप भी जानते हो अगर चार्जेज अलग किए हैं तो एनर्जी बढ़ जाती है, प्लस माइनस दूर ले जाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी। भागलो जैसी हरकतें क्यों करते हो? फोन ही तो बजा है और ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा कभी फोन बजा ही, मेरा भी किसी दिन बज सकता है, मैं भी साइलेंट कर लेता हूं, वैसे तो साइलेंट ही रहता है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। नोट में लिखेंगे, ये जो नोट लिखवा रहा हूं ये एक दिन असर्शन रीजन या स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बनेगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले टेस्ट में ही मिलेगा। कि तुम नोट तो लगा देते हो, स्टार तो लगा देते हो, लेकिन पेपर में पूछते ही तो हमारे नंबर आते हैं। पेपर में पूछने का अंदाज एकदम अलग होगा। लिखिए, एसीटेट आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, acetate ion is more resonance stabilized, acetate ion is more resonance stabilized
as compared to acetic acid. Acetate ion is more resonance stabilized as compared to acetic acid. कोमा लगाकर, कोमा लगाकर, because in acetic acid, because in acetic acid, because in acetic acid charge separation is involved, because in acetic acid charge separation is involved, because in acetic acid charge separation is involved during resonance. असर्शन रीजन आएगा, फाइनल में आएगा तब आपकी नोटबुक से मैच करेगा, माइनर में नहीं मैच करेगा नोटबुक से कोई भी क्वेश्चन, बिकॉज इट इन्वॉल्व चार्ज सेपरेशन ड्यूरिंग रेजोनेंस. क्लियर हो गया है? चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ सकते हैं. आपको बता दूं अभी तक जो क्वेश्चंस किए उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7. इनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं और ये बहुत ही कम लोग जानते थे कि ये बातें एनसीईआरटी की है. ये भला हो रहा है टेलीग्राम का, ऑनलाइन लेक्चर्स का, कि सबको पता चल रहा है कि अच्छा एनसीईआरटी में ऐसी बातें भी हैं. नहीं तो अच्छे अच्छी बुक्स के अंदर इनका कंपैरिजन नहीं है जो मार्केट में चलती है. क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं. ये क्वेश्चंस बहुत भर भर के मिलते हैं पर एग्जामिनर इन पर बात नहीं करना चाहता. आपके सामने बेंजीन दिया हुआ है, आपके सामने नेफ्थलीन दिया हुआ है, रेजोनेंस एनर्जी कंपैरिजन करवा रहा है. आप नाम लिखेंगे, आपके सामने एंथ्रासीन दिया हुआ है. कौन सा बेंजीन है, कौन सा नेफ्थलीन है, कौन सा एंथ्रासीन है, आप खुद ही पता करें. नाम लिखते जाओ, धीरे धीरे याद हो जाएंगे. आप एक दिन में याद करने की कोशिश करोगे, याद नहीं होंगे. पहले वाले को क्या बोलते हैं हम? बेंजीन. क्लियर? दूसरे वाले को क्या बोलते हैं हम? नेफ्थलीन. देखो जब हम आइसोमेरिज्म में थे तो हमें इनवर्ट्स का पता भी नहीं था. धीरे धीरे सब याद हो जाएगा. और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? एंथ्रासीन. एंथ्रासीन. क्लियर? अब इनकी रेजोनेंस एनर्जी हमें कंपेयर करनी है तो हम इनको अलग अलग तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है. पहला तरीका आप सोचिए जो मैं आपको बताता हूं. जितनी ज्यादा रिंग फ्यूज्ड होंगी रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी. फ्यूज्ड रिंग क्या होती हैं? इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए. जैसे ये आपके सामने क्या है? एक 6 मेंबर्ड रिंग. क्या है? 6 मेंबर्ड रिंग. इसी में ही एक बॉन्ड को कॉमन ले लूं, एक बॉन्ड को कॉमन लेते हुए दूसरी रिंग बना लूं. जैसे यहीं पर ही मैं एक और रिंग बना लूं. 6 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड, उससे कोई फर्क पड़ने वाला? ये देखो, इन्हें हम बोलते हैं क्या? फ्यूज्ड. क्या बोलते हैं? फ्यूज्ड. कि ये एक दूसरे में फ्यूज कर दी गई हैं. ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर वाले रिंग में भी कॉमन है और उधर वाले रिंग में भी कॉमन है. तो जितनी ज्यादा फ्यूज्ड रिंग्स होंगी रेजोनेंस एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी. ये कॉन्सेप्ट होता है. क्लियर? तो आप बताइए रेजोनेंस एनर्जी अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? थर्ड. उसके बाद बताइए सेकंड. उसके बाद बताइए फर्स्ट. तो ये आप लोगों के सामने निकल कर आ गई है रेजोनेंस एनर्जी. ठीक है? दूसरा एक कॉन्सेप्ट और होता है, मुझे समझाने दीजिए, कॉन्सेप्ट समझाने दीजिए. एक आपका और होता है रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग. रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग. रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इसका बिल्कुल उल्टा आएगा. टोटल रेजोनेंस एनर्जी आपकी नो डाउट जितनी ज्यादा फ्यूज्ड रिंग्स होंगी रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज्यादा. इसके बहुत सारे तरीके होते हैं बताने के, पर बच्चे मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट बता रहा हूं, लेस टाइम टेकिंग बता रहा हूं. क्यों? आइए, मैं आपको पाई बॉन्ड गिनवा के भी बता सकता था. क्लियर? पर आप समझिए, आपके सामने क्या मिलेगा? हाइब्रिड. इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा बेंजीन. नेफ्थलीन में जैसे मैंने पाई बॉन्ड दिखाए हैं ऐसे नहीं दिखाएगा, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा. तो आधी जनता तो पाई बॉन्ड काउंट करने में टाइम लगा देगी. ये दिया हुआ है वो बनाने में ही सुलझ जाएगी. सीधा देखो ना कितनी रिंग है? एक. कितनी है? दो. जितनी ज्यादा फ्यूज रिंग होंगी रेजोनेंस एनर्जी उतनी ही ज्यादा. इसमें भी अगर अपन बात करें, बताओ कितनी रिंग फ्यूज कर दी गई हैं?
अभी तक कितने की गई हैं? 2, और एक और कर दिया जाए तो 3, तो 3 फ्यूज्ड रिंग है। सीधा आंसर दे दीजिए। तो टोटल रेजोनेंस एनर्जी या नथिंग इज मेंशन, मतलब टोटल की ही बात हो रही है। तो जितनी ज्यादा फ्यूज्ड रिंग्स होंगी, रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। पर रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग उल्टा होगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ फ्यूज्ड रिंग बढ़ेंगी, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग कम होगी। क्या सर इसमें कोई लॉजिक है कि मैं याद करूं? लॉजिक है। देखिए, बताओ इसमें पर रिंग कितने पाई बॉन्ड आ रहे हैं? सही बात है। अच्छा, टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं और उसमें टोटल कितने हैं? तो जाहिर सी बात है भाई, यहां पर रेजोनेंस एनर्जी कम होगी क्योंकि 3 ही पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है, और यहां पर रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि यहां पर 5 पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है, और यहां पर आपके 7 पाई बॉन्ड रेजोनेंस में। कॉमन सेंस की बात है, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड रेजोनेंस करेंगे, स्टेबलाइजेशन भी उतना ज्यादा आएगा, रेजोनेंस एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। बिल्कुल सही। अच्छा, पर रिंग इसमें कितने पाई बॉन्ड है? सही बात है। इसमें बताओ पर रिंग कितने पाई बॉन्ड आए? टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं? 5। एक रिंग के हिस्से में कितने आए? 2.5। और इसमें पर रिंग कितने हिस्से में आए? 3। तो बताइए, पर रिंग पाई बॉन्ड इसमें ज्यादा है, तो पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी भी इसी की ज्यादा होगी। उल्टा हो जाएगा। जैसे जैसे आपकी रिंग्स बढ़ेंगी, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स पर रिंग ऑटोमेटिक कम होते चले जाएंगे। इसमें देखो, टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं बच्चे? 7। और पर रिंग कितने आएंगे? 3 से डिवाइड कर लो, उससे भी कम हो गए। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ फ्यूज्ड रिंग्स बढ़ती हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स पर रिंग कम होते चले जाते हैं। इसका मतलब रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग कम हो जाएगी। आगे बात समझ में? इसका मतलब रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग सबसे ज्यादा किसकी है? बेंजीन की, उसके बाद नेफ्थलीन की, उसके बाद एंथ्रासिन की। नो डाउट ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पर ये निकल गया है 12th स्टूडेंट के स्कोप से बाहर। एग्जामिनर जब बनाएगा तो उसको मालूम है 12th पे पूछा जाने वाला क्वेश्चन नहीं है, पर ये क्वेश्चन आपको खूब दिखाई देगा। अलग बात है, याद कर लेते हैं बच्चे तो इस चीज को। अब एक और बात आती है स्टेबिलिटी। क्या बात आती है? स्टेबिलिटी की बात करना चाहें या फिर हम एरोमेटिसिटी की बात करना चाहें, दूसरे तरीके से अगर मैं आपको ये रख दूं, एरोमेटिसिटी, कि भाई तीनों ही कंपाउंड एरोमेटिक है। बेंजीन भी क्या है, नेफ्थलीन भी क्या है, एंथ्रासिन भी क्या है, पर एरोमेटिसिटी किस में ज्यादा है? अगर हमसे कोई पूछे कि एरोमेटिक कैरेक्टर किस में ज्यादा है, ये और भी अच्छा क्वेश्चन हो गया है। तो एरोमेटिक कैरेक्टर का डायरेक्ट लिंक होता है रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग। रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग। आप पहले भी हमने, देखो याद करो, पहले भी हमने ऐसा ही किया था। जब आपके सामने कार्बन अलग अलग होते थे, तो हम स्टेबिलिटी को कैसे देखते थे? एचओसी पर कार्बन। कैसे कंपेयर कर सकते हो भाई? इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं और इसमें कितने हैं? तो ऐसे तो कंपैरिजन नहीं होगा ना। इसमें रिंग कितनी है और उसमें कितनी है? पर रिंग कंपेयर करो अगर कर रहे हैं तो फिर फर्क ही नहीं पड़ता। और रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग सबसे ज्यादा किसकी है? बेंजीन की। तो इन सब में ज्यादा एरोमेटिक कौन है? बेंजीन। उसके बाद नेफ्थलीन, और उसके बाद एंथ्रासिन। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? जब हम आगे रिएक्शन पढ़ाएंगे तब आपको बताऊंगा कि बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, इसलिए बेंजीन एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है। नेफ्थलीन भी एडिशन शो नहीं करता है, पर आपका एंथ्रासिन और फिनेंथ्रीन धीरे धीरे एडिशन रिएक्शन की तरफ जाने लगते हैं। तो सबसे ज्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर बेंजीन का है, उसके बाद नेफ्थलीन का है, उसके बाद एंथ्रासिन का है। मतलब एरोमेटिक कैरेक्टर का डायरेक्ट लिंक किससे होता है? रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग से होता है। टोटल एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। अब ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। आज ये बात सबको समझ में आ गई। समझ में क्या आ गई? इनडायरेक्टली ध्यान रखने वाली बात है। जिस दिन पेपर वार रिवाइज नहीं करके गए तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। इस सब्जेक्ट के बारे में जान लीजिए। समझ में आना और समय पर याद आना दो अलग बातें हैं। तो पहले लिखिए, फिर मैं थ्योरी लिखवा दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे।
सुलटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपने सुलटा दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के सामने कॉन्सेप्ट लिख दो एक। सबसे पहला कॉन्सेप्ट बताइए, डायरेक्ट कैसे कंपेयर कर सकता हूं मैं? तो आप लिख सकते हो पहला पॉइंट, मोर विल बी द नंबर ऑफ फ्यूज्ड रिंग्स, मोर विल बी द रेजोनेंस एनर्जी। सीधा आंसर आएगा, मोर विल बी द नंबर ऑफ फ्यूज्ड रिंग्स, मोर विल बी द रेजोनेंस एनर्जी। जितनी ज्यादा रिंग्स फ्यूज्ड होंगी, रेजोनेंस एनर्जी उतनी ही ज्यादा। खत्म। नेक्स्ट, more will be the number of fused rings, more will be the number of fused rings, less will be the resonance energy per ring, more will be the number of fused rings, less will be the resonance energy per ring। पर रिंग घटता चला जाएगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ रिंग्स बढ़ेंगी, टोटल तो बढ़ती जाएगी पर रिंग घटती चली जाएगी। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है? तो अब अगर आपको ये पॉइंट याद है दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली, और ये जेई एडवांस या नीट में एसआरजी बैच में करवाए जाने वाले क्वेश्चंस होते थे कभी, तो आपका कंटेंट बिल्कुल भी हल्का नहीं है, जबरदस्त लेवल का कंटेंट आपको मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर जाएं। अब देखो, दोनों में रिंग बराबर हो गई, बताओ कितनी फ्यूज रिंग है, बताओ कितनी फ्यूज रिंग है। लेकिन इसमें तीनों रिंग देखो एक ही लाइन में है, तो ये कैसी फ्यूज्ड हैं? आपकी लीनियरली फ्यूज्ड है। इसमें दो तो लीनियरली हैं पर एक एंगल पर है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे जैसे रिंग्स एंगल पर निकलने लगेगी, रेजोनेंस एनर्जी बढ़ने लगेगी। आगे बात समझ में? तो अगर इसमें आपसे रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करवाई जाए तो बताइए, एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन में से किसकी ज्यादा होगी? फिनेंथ्रीन। अगर नंबर ऑफ रिंग्स बराबर आ गई है, नंबर ऑफ फ्यूज रिंग्स बराबर आ गई है, इसमें कितनी फ्यूज रिंग है और इसमें भी कितनी फ्यूज रिंग है, तो फिर जैसे जैसे रिंग एंगल पर निकलने लगेंगी तो रेजोनेंस एनर्जी बढ़ने लगेगी। इसका मतलब सेकंड की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है किससे? फर्स्ट से। तो आप इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि आपके एंगल जो होंगी क्या होंगी? एंगुलर, वो ज्यादा रहेंगे एज कंपेयर टू लीनियर। अगर नंबर ऑफ फ्यूज रिंग्स बराबर हैं तो रिंग्स जैसे जैसे एंगल पर निकलने लगेंगी आपकी रेजोनेंस एनर्जी बढ़ने लगेगी। ये कॉन्सेप्ट होता है, आप सीधा याद रखेंगे और अप्लाई करेंगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपने रिवीजन नहीं किया और ये याद नहीं आया तो आप सुलट जाएंगे, फिर आप डेटा डेटा खेलते रहेंगे जिसका कोई मतलब नहीं होता है। आप नॉर्मली देखेंगे इसके सामने डेटा लिखकर बताया जाता, जरूरत ही नहीं, डेटा याद नहीं रहता है बाद में। अगला क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले बताओ ये दोनों रिंग्स कैसी हैं? कैसी हैं? ये रिंग्स है आपकी फ्यूज्ड, सही बात है कि नहीं है? और दोस्त ये रिंग आपकी कैसी है? आइसोलेटेड। एक रिंग का दूसरी रिंग से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको फिर से रिकॉल करवाता हूं, अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते हुए जाएंगे ना, तो आपके कॉन्सेप्ट जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा और स्ट्रांग होते हुए जाएंगे। बताओ ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है? और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का रिंग करंट है? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का रिंग करंट है? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। फ्यूज्ड कंपाउंड्स में आपकी लार्जेस्ट पेरिफेरी पर चलता है, तो इसमें एक ही रिंग करंट फ्लो कर रहा है और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रिंग करंट इसमें फ्लो कर रहा है। इसमें आप बताइए कंपाउंड एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? एरोमेटिक। पर आपका इसमें इस रिंग में अपना 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रिंग करंट है। इनफैक्ट अगर ये बॉन्ड में बीच से हटा दूं ना तो दोनों को कद्दू फर्क नहीं पड़ता है। ये रिंग्स आइसोलेटेड है, एक रिंग का दूसरी रिंग से कोई लेना देना ही नहीं है। इंडिविजुअल रिंग करंट चल रहा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? तो आप बताइए, ये है फ्यूज्ड और ये है आइसोलेटेड। आप कॉन्सेप्ट सुन लीजिए पहले। अगर हम रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करें, क्या करें? रेजोनेंस एनर्जी, तो आपका आइसोलेटेड का क्या रहेगा? ज्यादा, किससे? फ्यूज्ड। इधर देखो, नंबर ऑफ रिंग्स 2, नंबर ऑफ रिंग्स 2, पर वन इज फ्यूज्ड, वन इज आइसोलेटेड। किसका ज्यादा होगा? आइसोलेटेड। नंबर ऑफ रिंग्स 3, नंबर ऑफ रिंग्स 3, फ्यूज्ड फ्यूज्ड, तीनों फ्यूज्ड हैं पर इसमें लीनियरली और इसमें एंगुलर। तो एंगल पर आते ही रेजोनेंस एनर्जी बढ़ेगा, ये ध्यान रखने वाली बात होती है केमिस्ट्री के अंदर। अब इसमें
आइसोलेटेड का ज्यादा, फ्यूज्ड का कम। क्या सर आप हमें समझा सकते हो? ये यस लॉजिकल है। आप बताओ इसमें टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं और उसमें कितने हैं पाई बॉन्ड? कितने हैं टोटल पाई बॉन्ड? 5। और उसमें कितने हैं? जाहिर सी बात। अच्छा तो रेजोनेंस एनर्जी, इसमें पाई बॉन्ड ज्यादा रेजोनेंस करेंगे तो जाहिर बात रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा। तो किसकी ज्यादा होगी? सेकंड की एज कंपेयर टू। अच्छा एक और बताओ, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग बताओ। रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग कैसे देखते हो? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स पर रिंग। इसमें पर रिंग कितने पाई बॉन्ड आएंगे? 2 पॉइंट। और उसमें कहां दिक्कत है कंपेयर करने के अंदर? ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो नॉर्मल बैचेज में नहीं करवाए जाते, बच्चों को नहीं बताए जाते हैं। एसआरजी के टैग लगा लगा कर इनको बेचा जाता है, कुछ नहीं है इनके अंदर। सिंपल है, केमिस्ट्री में अपनी कॉन्सेप्ट डिफाइन रखिए, अपना एटीट्यूड क्लियर रखिए कि यहां पर बहुत सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। जो बच्चा ये नहीं जानना चाहता कि नहीं मैं तो याद नहीं करूंगा, फिर उसका सिलेक्शन नहीं होना। आपका नाम क्या है ये भी आपको याद करवाया गया है। पैदा होते आप बोले थे कि मेरा नाम ये है? नहीं, दूसरों ने बताया था कि आपका नाम हमने ये रख दिया है, उसके बाद आपने बताना शुरू कर दिया है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है, नंबर ऑफ फ्यूज रिंग्स बढ़ेंगी, रेजोनेंस एनर्जी बढ़ेगी, पर रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग घटेगी। खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। दूसरा, अगर फ्यूज रिंग्स बराबर आ जाएं तो लीनियर वर्सेस एंगुलर का कॉन्सेप्ट चलता है। अब इन सब के एक्सप्लेनेशन है पर आपके लेवल पर डिस्कस नहीं की जा सकती हो। क्लियर? यहां पर भी जब नंबर ऑफ फ्यूज रिंग्स बराबर हो, नंबर ऑफ रिंग्स बराबर हो, एक फ्यूज और एक आइसोलेटेड, तो खत्म हो गई कहानी। बताइए किसकी ज्यादा रहेगी? आपकी आइसोलेटेड एज कंपेयर टू फ्यूज। और रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग में तो दिक्कत ही नहीं है। क्लियर? तो आप देखो रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा है, और लॉजिकल सोचो, उसकी ज्यादा है। रिंग कितनी है? टोटल डिवाइडेड बाई 2। रेजोनेंस एनर्जी की क्या है? कम। टोटल डिवाइडेड बाई, तो ज्यादा है तो डिवाइड करने पर भी तो ज्यादा ही आएगी। क्लियर? तो किसकी ज्यादा रहेगी? सेकंड एज कंपेयर टू फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में आप आंसर देंगे। बताइए कितने पाई बॉन्ड है इसमें रेजोनेंस में? इसमें भी सही बात है, लेकिन स्टेबलाइजेशन किस में बेटर आएगा? एक्सटेंडेड में, क्योंकि यहां पर अच्छा रेजोनेंस हो पाएगा। तो बताइए स्टेबलाइजेशन फर्स्ट में ज्यादा आएगा तो रेजोनेंस एनर्जी भी किसकी ज्यादा होगी? फर्स्ट की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकेंड। तो यहां पर आपके सामने है एक्सटेंडेड और ये आपके सामने कौन सा है? क्रॉस। बस इसीलिए मैंने क्रॉस पढ़ाया था कि देखने पर आपको पता चल जाए क्रॉस, क्योंकि यहां पर एट ए टाइम कोई 2 पाई बॉन्ड रेजोनेंस में होंगे, पर यहां पर तीनों रेजोनेंस कर सकते हैं। तो दिस वाज योर रेजोनेंस एनर्जी। आपकी नोटबुक के अलावा इससे बेहतरीन क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आपके मॉड्यूल में ईएलपी में लिमिटेड क्वेश्चंस हैं रेजोनेंस एनर्जी पर। आपकी नोटबुक में कितने हैं? 11। मिलेंगे भी नहीं आपको मॉड्यूल ईएलपी सब मिलाकर। और हमारे मॉड्यूल ईएलपी में क्वेश्चन नहीं है तो फिर कहीं भी नहीं है। सबसे बेहतरीन सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंट है केमिस्ट्री का। मैं ये नहीं कह रहा कि फिजिक्स और बायो का नहीं है, क्योंकि मैं फिजिक्स और बायो नहीं जानता, पर केमिस्ट्री का कंटेंट जबरदस्त है। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 1 में भी ऐसा नहीं कि हल्के फुल्के क्वेश्चंस हैं, अच्छे अच्छे 60 70 70 क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 2 में भी उतने ही क्वेश्चंस हैं और अच्छे लेवल के। सुलटा दिया है। तो इन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा आप रिकॉल करके जाएंगे, आपका क्वेश्चन बनेगा। अगर आप रिकॉल नहीं करके जाएंगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्लियर रखिएगा आप इस बात को कि अगर पेपर से पहले प्रॉपर रिवीजन नहीं किया है, भले ही क्लास में कितना भी अच्छा समझ में आया हो, कोई मतलब नहीं। गर्दन नहीं तोड़ दूंगा तेरी। बता ज्यादा किसकी है? टोटल रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा है? रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा है? पक्का? तो टोटल डिवाइडेड बाई 3। टोटल डिवाइडेड बाई 3। अगर मान लें इसकी कितनी है 90 और इसकी कितनी है 92, ये बोलना चाह रहे डेटा के साथ। अब आप सोचो जब ये 92 है डिवाइडेड बाई 3 और ये 90 है डिवाइडेड बाई 3, तो जाहिर से उसी की ही कॉमन सेंस। ये कैसे पता चलेगा कि कब कॉन्सेप्ट लगाना है और कब कॉमन? और कंफ्यूज हो जाते हैं हम। चलिए आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगा देंगे, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ।
अगला एप्लीकेशन, रेजोनेंस एनर्जी पर ज्यादा क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते हैं। मैं फिर से कह दूं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सबसे ज्यादा आपकी नोटबुक में है, और जब भी क्वेश्चन मार्केट में कहीं भी देखोगे इन्हीं में से मिलेगा। कॉन्सेप्ट होते हैं एक्सटेंडेड वर्सेस क्रॉस। एक्सटेंडेड बेटर स्टेबलाइजिंग होता है, नंबर ऑफ रिंग्स बराबर हैं पर एक फ्यूज्ड एक आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का ज्यादा होता है रेजोनेंस एनर्जी। सुलटा दिया है। अगला एप्लीकेशन नंबर बताओ जल्दी से, कौन सा रहेगा? एप्लीकेशन नंबर 6, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। भाई सभी के पेन डाउन होंगे थोड़ी देर के लिए। कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन आपसे करवाएगा, पर ऐसा नहीं है कि कुछ भी कंपेयर करवा लेगा। मतलब जिनको थ्योरेटिकली कंपेयर किया जा सकता है ना, वही आपसे कंपेयर करवाएगा। यानी कि जब वो बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन करवा रहा होगा तो सेम एटम के बीच में करवा रहा होगा। किसके बीच में? सेम एटम्स के बीच में। मान लो यहां पर अगर बॉन्ड आपका किसके बीच में है? एक्स एंड वाई, तो दूसरे कंपाउंड में भी वो किसके बीच में रहेगा? एक्स एंड वाई के बीच में रहेगा। क्योंकि अगर ये एटम बदले तो आप इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे, जैसे ही एन की वैल्यू बदलती है बॉन्ड लेंथ चेंज होने लग जाती है। तो उसको थ्योरेटिकली कंपेयर करना सही नहीं है। यहां पर एक्स और वाई के बीच में कितना बॉन्ड है? सिंगल, 100% सिंगल। फिर एक्स और वाई के बीच में कैसा बॉन्ड है? इन बिटवीन सिंगल एंड डबल। आप बताइए यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1। यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है? इन बिटवीन 1 एंड 2। 1.5 बोला गर्दन तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। किसने बताया है कि डॉटेड लाइन का मतलब 0.5 होता है? पार्शियल, पार्शियल बीच में, मतलब एक से ज्यादा, दो से कम, ये होता है सही बात। फिर अगर अपन बात करना चाहें एक्स और वाई के बीच में, यहां पर कैसा बॉन्ड है? 100% डबल, 100% डबल है। क्लियर? नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहां पर एक्स एंड वाई के बीच में, बताइए कैसा बॉन्ड है? पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड। पार्शियल है, ट्रिपल, पूरा नहीं है। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर 2 से ज्यादा, 3 से कम, ये कहना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो यहां पर एक्स एंड वाई के बीच में कैसा बॉन्ड है? 100% ट्रिपल। तो आप मुझे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बता सकते हो? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बता सकते हो? अब ऐसे मत बोलना सर हमने तो आईओसी पढ़ी नहीं है। आप हर रोज क्यों भूल जाते हो कि हम आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं? सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, पर सेम एटम्स का कंपैरिजन होना चाहिए, तो यहां पर बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। अगर बॉन्ड में डबल बॉन्ड के करेक्टर आए, एक बॉन्ड 100% सिंगल और एक इन बिटवीन सिंगल एंड डबल, तो सिंगल वाले की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। तो इससे, और यहां पर कंप्लीट डबल नहीं है और यहां पर कंप्लीट डबल है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम होती चली जाती है। इन दोनों में कंपैरिजन करें तो इसकी ज्यादा, इन दोनों में कंपैरिजन करें तो इसकी ज्यादा। यह आप लोगों के सामने ट्रेंड होता है बॉन्ड लेंथ का। यानी कि आप ये कह सकते हो बॉन्ड लेंथ, क्या कह सकते हो? बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। पर मैं आपको बार बार एक ही बात याद दिला रहा हूं कि ये बॉन्ड्स सेम एटम्स के बीच में होंगे तभी कंपेयर कर पाएंगे। मतलब एक जगह तो बॉन्ड किसके बीच में है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और एक बॉन्ड कौन सा है? कार्बन हाइड्रोजन। और हम मूर्खतापूर्ण इनको भी कंपेयर कर रहे होते हैं। बच्चा बाहर आके बोलता है सर ये तो डबल है ना और ये सिंगल, तो डबल की बॉन्ड लेंथ कम और सिंगल की, पर डेटा कहता है ये बॉन्ड बड़ा है, ये बॉन्ड, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट गलत लगा रहे हो ना, आप समझ नहीं रहे। यहां पर बॉन्ड कार्बन और, अब कार्बन और कार्बन के बॉन्ड्स का थ्योरेटिकल कंपैरिजन कर सकते हो, पर ये बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन, जिन्होंने थोड़ा सा केमिस्ट्री जानते हो जानते हैं ये कौन से सेल का है? सेकंड, ये भी ये सेकंड, और ये एन की वैल्यू चेंज हो रही है यहां पर। तो ऐसे नहीं आप हवा में तीर चला सकते हैं। तो जब भी हमारी गलती होती है, हम जब बच्चे को बताते हैं तो हम ऐसे बताते हैं सबसे बड़ा सिंगल, फिर पार्शियल डबल, फिर डबल, बताते नहीं कि एटम सेम होने, बच्चा अप्लाई करना सीख जाता है। आज आपको पता चल गया है, अब आप इन चीजों को दोबारा अप्लाई नहीं करेंगे। भाई थ्योरेटिकल चीजों को कंपैरिजन तभी किया जा सकता है जब कोई पैरामीटर फिक्स हो। आइए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, पहले आप ये लिख दीजिए, अगला जबरदस्त पॉइंट है, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, आईओसी के भी बनेंगे और ओसी के भी बनेंगे।
अपने डाउट्स क्लियर करते रहेंगे भाई, ध्यान रखना इस बात का। बहुत सारे बच्चों ने अपने मार्क्स लास्ट टेस्ट पेपर के भी अपडेट नहीं करवाए, इसके भी अपडेट नहीं करवाए। मेरे क्वेश्चन में करेक्शन था, 84 था शायद क्वेश्चन नंबर, तो वो मेरी मिस्टेक थी, गलती से मेरे आंसर थर्ड टिक कर दिया था, करेक्ट आंसर वाज सेकंड, और मैंने वो करेक्शन करवा दिया है। मुझे जब भी गलती होगी मैं खुद पर लेता हूं, मेरी नहीं होगी तो मैं बता भी देता हूं कि मेरी गलती नहीं है। तो सबसे पहले करेक्शन दे दिया गया था, और शायद आपके जो मार्क्स आए हैं वो अपडेटेड मार्क्स आए हैं केमिस्ट्री का, मेरा वाला करेक्शन हो चुका है। क्या कर दिया? एक्स और गर्दन तोड़ दूंगा रॉक्स। यहां सेम है तो यहां भी एक्स अच्छा लगता है बोलने में, और वाई से मेरा नाम शुरू होता है। अब लॉजिक सही है? राक्षस कर एक्स वाई क्यों लिया? सुलटा दिया है। चलिए, तो ये तो इन जनरल बात हो गई कि सेम एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड, सेम एटम्स के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड, तो सिंगल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा, एटम सेम होने चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, जबरदस्त पॉइंट, मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से बन जाएंगे आपके। देखिए, bonds participating in equivalent resonance, bonds participating in equivalent resonance, bonds participating in equivalent resonance, bonds participating in equivalent resonance have same bond length, bonds participating in equivalent resonance have same bond length, कि जो बॉन्ड इक्विवेलेंट रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है? सेम। आइए, ये आईओसी में भी काम आएगा आपको बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन के अंदर। इधर ध्यान दीजिए, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। ये हमारे सामने दिया गया है सोडियम एसीटेट। क्लियर? इसका नाम क्या है? सोडियम एसीटेट। इसमें अब वो हमसे कौन सी बॉन्ड लेंथ के कंपैरिजन के लिए कह रहा है? सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। क्लियर? कह रहा है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ कंपेयर कीजिए। यहां पर ये बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या बता दी है? L1, और यहां पर ये बॉन्ड लेंथ क्या बता दी है? L2। कि भाई ये वाला कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है? L2 है, और ये वाला जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ L1 है। कंपेयर कीजिए L1 L2 में क्या रिलेशन है। अब पहली बात सुनिए ध्यान से, हम बनते हैं डेढ़ चाणे। क्या बनते हैं? डेढ़ चाणे। क्वेश्चन पढ़ते और हम हंसते हैं कि क्या पूछ लिया उसने, इतना नहीं पता उसको। और तू भी क्या पढ़ाने आ गया सुबह सुबह? साफ दिख रहा है ये डबल, और ये सिंगल की डबल की। तो क्या लगता है तूने अभी बताया और मैं भी निकल बता दूंगा? याद है मेरे को? ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सारी बातें नहीं बताता है। अब आपको रेजोनेंस और अच्छे से समझ में आएगा। एसीटेट आयन की, किसकी? एसीटेट आयन की जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ देखी गई तो एक्सपेरिमेंट से आया कि दोनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ सेम है। ये एक्सपेरिमेंट ने बोला, पर थ्योरी कह रहा है नहीं नहीं नहीं, L2 मस्ट बी ग्रेटर देन L1। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ समझा पाना इस लुईस स्ट्रक्चर की बस की बात नहीं है। जब किसी मॉलिक्यूल को एक से ज्यादा स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करना पड़ जाए मतलब उसमें रेजोनेंस है। उसमें क्या है? रेजोनेंस। और रेजोनेंस से बॉन्ड लेंथ को हम समझाएंगे यहां पर। आइए, अगर मैं इसमें रेजोनेंस करवाऊं दोस्तों तो बताओ कैसे रेजोनेंस होगी? नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू, सही बात है कि नहीं है? तो आप लोगों के सामने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनकर आ जाएगी। आंखें खोलो और गौर से देखो, बताओ ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट और नॉट? गौर से देखो, इक्विवेलेंट और नॉट? इक्विवेलेंट रेजोनेंस में जो भी बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ सेम होती है, ये एक्सपेरिमेंट से पाया गया है। आप बताइए रेजोनेंस में कौन से बॉन्ड्स ने पार्टिसिपेट किया? यहां पर ये कार्बन ऑक्सी बॉन्ड कैसा था?
अब ये कैसा हो गया है, मतलब इसने पार्टिसिपेट किया है। यहां पर ये देखो, आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कैसा था, अब कैसा हो गया है। तो कौन से दो बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप बोलोगे कार्बन और ऑक्सीजन। आप बताइए दोस्त, क्या यहां पर कोई फर्क पड़ा, नहीं। कार्बन कार्बन बॉन्ड ने पार्टिसिपेट नहीं किया इसमें। क्या कार्बन हाइड्रोजन ने पार्टिसिपेट किया, नो। जब रेजोनेंस हुआ तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ पर फर्क पड़ा। पहले ये सिंगल था, अब ये डबल हो गया। अब ये डबल था, अब ये सिंगल हो गया। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स ने पार्टिसिपेट किया, तो इसका मतलब जो भी बॉन्ड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बराबर। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। इट मींस L1 इज इक्वल टू L2। थ्योरेटिकली हमने समझा दिया है कि इस अकेली स्ट्रक्चर की बस की बात नहीं है ये बात बता पाना। आप देखो इधर ये कैसा है, सिंगल। अब ये क्या हो गया, यहां पर क्या था, अब ये क्या हो गया, मतलब ये इन बिटवीन सिंगल एंड डबल है। ना तो ये 100% सिंगल है और ना ये 100%, पर ये स्ट्रक्चर नहीं बताएगी। एक और भी ऐसी स्ट्रक्चर बनाई जा सकती है। क्लियर हुआ। चलिए अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। अगला एग्जांपल अगेन स्ट्रेट फ्रॉम एनसीईआरटी। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे सामने है। नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज कोई रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, केवल नेगेटिव पार्ट करेगा। यहां पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ को क्या बोल दिया गया है, x। और यहां पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाले इस बॉन्ड लेंथ को क्या बोल दिया गया है, y। मेरी मर्जी में L1 लिखूं, L2 लिखूं, x लिखूं, y लिखूं, z लिखूं, से तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है। क्लियर। बोल रहा है रिलेट कीजिए x एंड y के बीच में क्या रिलेशन है। तो जो बच्चा रेजोनेंस को नहीं जानता है वो सीधा आंसर क्या टिक करके आता है, x इज ग्रेटर देन y। साफ तो दिख रहा है ये सिंगल, और वो इसकी बस की बात नहीं है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल की रियल स्ट्रक्चर, आप जानते हैं रियल तो हाइब्रिड होता है। तो आप इसमें एक बार रेजोनेंस करवाइए। नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू। आप बताइए रेजोनेंस में कौन से बॉन्ड दोस्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बताइए कौन से बॉन्ड्स पार्टिसिपेट किए, नाइट्रोजन एंड, बस इन्हीं दो बॉन्ड्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो इधर देखो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिर से क्या है, इक्विवेलेंट, दिखने में बिल्कुल एक जैसे। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे होंगे सर x इज इक्वल टू वाई। यस, आप ऐसे बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन आईओसी में भी करेंगे। आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आईओसी का ही रहेगा, किसका रहेगा, आईओसी का क्वेश्चन रहेगा ये वाला। यहीं से ही आप रेजोनेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं। किसको इंट्रोड्यूस करते हैं, जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग, तो वीबीटी यहां पर यह नहीं समझा पाएगा कि इसमें तीनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ सेम है, वीबीटी नहीं समझा पाएगा। और जब जब कोई बात वीबीटी नहीं समझा पाएगा तब तब कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लेकर आएगा कि देखो इसमें ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो इसकी बॉन्ड लेंथ समझाने के लिए ही पहली बार रेजोनेंस को इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर मान लीजिए यहां पर लिख दिया है x और यहां पर लिख दिया है y, पहली नजर में ऐसा लगेगा कि x ज्यादा है कंपेरेटिव टू y, क्योंकि ये बॉन्ड तो सिंगल है और वो बॉन्ड डबल है, और यहीं पर हम साफ हो जाएंगे। तो चेक करो क्या मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है, क्योंकि रेजोनेंस है तो ये सारी बातें नहीं समझा पाएगा। क्लियर है, रेजोनेंस कैसे करवाओगे बताओ। अब आप देखो ध्यान से, नेगेटिव कितने हैं, 2, तो ये तो कंफ्यूज करेंगे। लेकिन डबल बॉन्ड कितना है, 1, तो सबको एक एक बार डबल बॉन्ड बनाओगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूरी बन जाएगी। देखो नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओ। यहां पर कैसा चार्ज आ गया, यहां पर क्या आ गया, और यहां पर कैसा है। क्लियर, इस नेगेटिव ने रेजोनेंस कर लिया, इधर वाले से करवा लो। नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। यहां पर नेगेटिव, यहां पर कैसा बन जाएगा, नेगेटिव, और यहां क्या बन जाएगा, डबल। तो देखो एक बार डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन का, एक बार डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन का, और एक बार डबल बॉन्ड, तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। गौर से देखिए तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट है या नहीं है, गौर से देखो तीनों एक जैसी दिख रही है। क्लियर, एक नहीं है, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड इसमें है। अगर मैं सभी ऑक्सीजन को अलग अलग कलर से दिखाऊं तो आपको ये एक जैसी नहीं दिख रही होंगी। अगर मैं सभी ऑक्सीजन्स को अलग अलग कलर से दिखा दूं दोस्त, तो ये सब एक जैसी नहीं दिख रही
होंगी, आप इस पर गौर कर सकते हैं। ये देखो, अब आपको ये एक जैसी नहीं दिख रही। क्लियर? यहां ब्लू वाले का डबल बॉन्ड है, यहां पर येलो वाले का डबल बॉन्ड है, और यहां पर रेड वाले का। एक नहीं है, दिखे एक जैसी रही है। इन्हें क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट। अब बताइए कौन से बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में? कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो जो भी बॉन्ड इक्विवेलेंट रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ सेम होती है। x इज इक्वल टू, खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़े। आइए हम आ जाते हैं अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नॉर्मली बच्चा यहीं से ही रेजोनेंस शुरू करता है और पता नहीं क्या उटपटांग चीजें रटने पर ध्यान देता है। बेंजीन पर बात करते हैं। किस पर बात करते हैं? बेंजीन पर। बेंजीन की कितनी कैलकुलेट स्ट्रक्चर्स होती हैं? 2। कहता है यहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या है? L1। और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या है? L2। कहता है कंपैरिजन कीजिए। क्या कीजिए? कंपैरिजन। अब आप गौर से देखो, किसी ने आओ देखा ना ताओ देखा, सीधा इसको देखकर जवाब दिया। तो ये तो क्या दिख रहा है उसको? सिंगल। और ये क्या दिख रहा है? सीधा बोलेगा L2 इज ग्रेटर देन L1। साफ साफ हो गया वो, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रक्चर सारी बातें। तो देखो कहीं रेजोनेंस तो नहीं है। तो अगर आप जब इसमें चेक करोगे दोस्तों, तो बताइए ये पाई बॉन्ड इधर, ये पाई बॉन्ड, और वो पाई बॉन्ड उधर। तो आप जैसे ही रेजोनेंस करवाएंगे तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगी। यहां पर डबल, यहां पर डबल, यहां पर डबल। गौर से देखिए, दोनों आरएस इक्विवेलेंट है या नहीं है? गौर से देखो, दोनों आरएस इक्विवेलेंट है या नहीं है? अगर इक्विवेलेंट है तो जो भी बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे उसकी बॉन्ड लेंथ सेम। अब बच्चा बोलता है मुझे कैसे पता चलेगा कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? अरे दिमाग से पैदल, यहां ये बॉन्ड कैसा है, अब कैसा हो गया, मतलब इसने रेजोनेंस में हिस्सा लिया है। यहां ये बॉन्ड देखो कैसा है, अब ये कैसा हो गया, मतलब कौन से बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कार्बन कार्बन। और पूछ भी किसकी रहा है? कार्बन कार्बन। तो आप क्या बोलोगे? L1 इज इक्वल टू, और यही यहीं से एनसीईआरटी शुरुआत करता है ऑर्गेनिक में रेजोनेंस समझाने की, कि आपकी इस स्ट्रक्चर को देखकर लगेगा कि बेंजीन में दोनों कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ अलग अलग है, पर डेटा ये कहता है कि बॉन्ड लेंथ सेम है। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर सारी बातें नहीं समझा सकता। जब एक लुईस स्ट्रक्चर सारी बातें ना समझा पाए, मतलब मॉलिक्यूल में क्या है? रेजोनेंस। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? जल्दी से यहां तक के एग्जांपल्स उठाते हुए आएंगे। कौन से वाले में? इसमें negative will convert into, and pi bond will convert into, राक्षस इतना रिवर्स गया कि आरसी बनाना भूल गया है। क्या खा के आया था नाश्ते में? बदलो, वहां से खाने से याददाश्त कमजोर हो रही है। पोहे तो बिल्कुल ना खाएं खाली पेट, गैस बनती है तुम्हें भाई, फिर दिमाग में चढ़ जाती है। एक तो अपने पास दिमाग वैसे बहुत कम है, और वो भी ठीक से काम ना करे तो आपको कैसे पता हमारे पास दिमाग की कमी है? होता तो सिलेक्ट हो जाते ना पिछली साल ही। मेरा भी आप जैसा ही है, और नहीं रहा होगा तो हो जाएगा धीरे धीरे, तभी एक साथ चल पाएंगे। सिमिलरिटी होगी तभी तो चलेंगे। मान लो मैं रोज आके कहूं कि बच्चों हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अब तुम मुझसे पढ़ लियो, तुम्हारी तो टॉप 10 में रैंक फिक्स है, रोज मैं बोलूं, तो तुम क्या बोलोगे? पागल हो गया है, कुछ भी बोलता है सुबह सुबह आके, क्योंकि तुम्हारा दिमाग मुझसे ज्यादा है, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो। और तुम भी मेरे लेवल पे होते कि नहीं नहीं, सर ने कह दिया अब तो अपने टॉप 10 में आएगी आएगी, बाकी इंस्टीट्यूट वाले देख के मेरे तो फिक्स हो गई है। आपने को कितनी सीट चाहिए? एक, एक सीट चाहिए। इसी पर बच्चा खुश हो जाता है कि सर सीट कितनी है? 26,000 तक कॉलेज मिल जाता है, एक तो मिल ही जाएगी। पर कितने कॉम्पिटिटर हैं? लगभग 23 लाख थे इस बार। अब लगता है कि एक भी भारी हो रही है।
सभी को एक चाहिए, एक से ज्यादा मेडिकल कॉलेज वाले देते भी नहीं है। तो बोलने में बहुत अच्छा लगता है, हमें तो मात्र एक ही चाहिए। सुलटा दिया है क्या? आजकल वो देखते हो कपिल शर्मा का शो, उसमें वो सुनील ग्रोवर भी आजकल यही लेके आता है, यही बुलवाता, मोटिवेशन वालों को पकड़ रखा है उसने भी। कभी बन के आता है कि यस वी कैन डू इट, यस आई एम ए लर्नर, ऐसे बुलवाता है। उसको पता है कि ये सही से धरे जाते हैं, मतलब कॉमेडी का पात्र बन चुके हैं। नहीं देखते ना, सबसे अच्छी बात है, आगे बढ़ो। मैं अपने शब्द वापिस, ऐसी कोई बात, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा मैं लिंक, सही बात है, विद सब्सक्रिप्शन एंड पासवर्ड, कि पासवर्ड भी दीजिए, अकाउंट नंबर भी दीजिए, तभी तो बातें बनेंगी। स्टार के लिए थोड़ी सी जगह रखेंगे, मैं आगे के क्वेश्चंस लिख देता हूं। कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आप खुद ही माफ कर देना कि चलता है इतना तो, हिंदी मीडियम का छात्र रहा, इतना तो बनता है इसका। पर कुछ कहते हैं नहीं नहीं, यही तो तुझे बेइज्जत करूंगा मैं, केमिस्ट्री मुझे नहीं आती तो उसमें तो कोई मतलब है नहीं। अब इंग्लिश ही मुझे ले देकर आती है, 12th में मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स इंग्लिश में है, केमिस्ट्री में तो ग्रेस मार्क्स से पास हुआ हूं मैं। सुलटा दिया है क्या? मैं आपको याद दिला दूं, आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना चुके हैं, इसकी भी और उसकी भी। इसकी 3 बनती है, तीनों इक्विवेलेंट। इसकी भी 5 बनती है, पांचों इक्विवेलेंट। उसकी 7 बनती है और सातों इक्विवेलेंट। अगर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है तो जो भी बॉन्ड इक्विवेलेंट रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे उनकी बॉन्ड लेंथ भी सेम। तो जो काम आपको दिया जाता है वो इनडायरेक्टली आगे कहीं इस्तेमाल में लिया जाएगा। यहां पर लिख देंगे स्टार के सामने, इन बेंजीन, इन बेंजीन, इन बेंजीन all carbon carbon bonds in benzene, all carbon carbon bonds are of same bond length. In benzene, all carbon carbon bonds are of same bond length. सही बात है कि नहीं है? तो आपने कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ को तो कंपेयर किया है, L1 इज इक्वल टू L2, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम है। तो आप देखो शुरुआत में इसके डेटा रखा जाता है, ये किया जाता है, वो किया जाता है, बाद में बच्चा सोचता है याद करना है, नहीं, सिंपल से कॉन्सेप्ट से बातें बन रही हैं। यही फायदा है कि आपको कौन सी बात कब और कैसे पढ़नी है। नेक्स्ट, अब सिमिलरली मैंने बोल दिया है कि देखो यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट आपका चल रहा है। हो सकता है आईओसी में सर एक दो और अच्छे क्वेश्चन इस पर लेकर आए रिलेटिव टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे ClO4 माइनस, SO4 माइनस, तो वो आईओसी के हो जाएंगे, बट कॉन्सेप्ट विल रिमेन द सेम। अब अगला क्वेश्चन जो ग्रीन से लिखा हुआ है उधर, जिसको हम बोलते हैं कॉट, साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन, यहां तो मैंने आंसर दे दिया है, इसमें L1 इज इक्वल टू L2, L1 इज इक्वल टू L2, L1 इज इक्वल टू L2। इसमें तुम आंसर दो, इसमें तुम आंसर दो, आखिरी वाले में बताओ क्या कहना है तुम्हारा। L1 L2 के बराबर होगा, L1 ज्यादा होगा L2 कम होगा, या फिर आपका L2 ज्यादा होगा L1 कम होगा।
या फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, L1 L2 के बराबर कितने लोगों को लग रहा है? अपना आंसर ऑनेस्टली दे कि सर मुझे तो यही लग रहा है कि L1 L2 के बराबर होना चाहिए। चलिए, काफी लोगों को लग रहा है L1 L2 के बराबर। बाकी को क्यों नहीं लग रहा है? कौन बताएगा? आप बताओगे। एग्जैक्टली, बहुत सही बोला है। ये जो कहना चाह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ये कहना ये चाह रहे हैं कि सर जैसा आप इसको दिखा रहे हैं ये वैसा नहीं है। यही तो मैंने याद किया है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये गया इधर, ये गया इधर, ये गया इधर और वो गया, और अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सर मैं कुछ ऐसा सा सोच रहा हूं और अब तो मुझे चमक ही गया, क्योंकि आपने बोला था इक्विवेलेंट आरएस, तो फिर बॉन्ड लेंथ सेम, और ये दोनों तो इक्विवेलेंट आरएस हैं। पर कमाल की बात है ये ऐसा कर ही, क्योंकि भाई इसकी शेप ये होती है। अगर इसमें रेजोनेंस हो जाएगा तो फिर ये एंटी एरोमेटिक नहीं बन जाएगा। एंटी एरोमेटिसिटी को अवॉइड करने के लिए ही ये किस में रहता है? नॉन प्लेनर शेप। देखो कितनी बार बता रहा हूं, फिर भी अगर आप गलती कर देंगे तो मैं कुछ भी, नॉन प्लेनर शेप का होता है। कैसी शेप होती है इसकी? टब लाइक शेप। कैसी होती है? टब लाइक शेप होती है। फिर से आंखें खोलो एक बार, इधर देखो, आंखें खोलो। क्या ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड आपस में रेजोनेंस करेंगे? नो, क्योंकि इनके पी ऑर्बिटल पैरेलल। अब हमारा वो जुगाड़ काम नहीं करेगा अल्टरनेट पाई बॉन्ड वाला, क्योंकि आप जानते हैं अल्टीमेट क्राइटेरिया तो था पैरेलल पी ऑर्बिटल होने चाहिए। कोई भी दो पाई बॉन्ड यहां पर आपस में रेजोनेंस में नहीं है। ये पाई बॉन्ड किसी के साथ रेजोनेंस में नहीं है, ये पाई बॉन्ड भी किसी के साथ रेजोनेंस में नहीं है। तो दोस्त ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 100% डबल है, और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड 100% सिंगल है। ये इस जैसा नहीं है। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? पहला तो ये कह सकते हो L1 L2 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि आरएस इक्विवेलेंट नहीं है, इसमें रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है। दूसरी बात, आप बताइए ये डबल है तो 100% डबल, और ये सिंगल है तो 100% सिंगल, क्योंकि ये दोनों पाई बॉन्ड आपस में रेजोनेंस नहीं करेंगे। इसका मतलब L2 इज ग्रेटर देन। बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा जिस दिन पूछेगा, काफी जनता को तो साफ करेगा। पर पता है अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि जो बच्चा पहली बार ऑर्गेनिक पढ़ रहा है ना, वो भी इतने बेहतरीन क्वेश्चंस के सही से रिप्लाई कर पा रहा है। ये वास्तव में एक टीचर के लिए मोटिवेशन है पढ़ाने के लिए, और ऐसा बहुत कम होता है। कौन करके बैच में जो बच्चे होते हैं ना, वो पहली बार पढ़ रहे होते हैं, उनको ये नहीं कि उनको आता नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस डेप्थ पे सब्जेक्ट को कभी पढ़ा ही, लेकिन जब वो पढ़ते हैं तो शिद्दत से पढ़ते हैं। जैसे हम पुराने बैचेज में जाते हैं, जैसे मास्टर प्रो जैसे बैचेज में, तो वो एकदम मतलब कई सालों से पढ़ चुके होते हैं, ध्यान देते ही उनको कंफ्यूजन रहता है कि ये मुझे आता है या नहीं आता, ये बात इसकी सुननी है या नहीं सुननी है। कंफ्यूज रहते हैं, कई जगह से पढ़ के आते हैं। पर नए बच्चे को पता है मुझे कुछ भी, मुझे एक इसकी एक एक बात सुननी, और बढ़िया तरीके से क्वेश्चन बनते जाते हैं उसके। ठीक है, और आप देख लेना आखिरी में जब आप बैठोगे मेजर में, अब बहुत सारे लोगों को सुलटाने वाले हो। मैं मोटिवेशन के लिए नहीं कह रहा हूं, झूठी तारीफ नहीं करता हूं मैं। जो रिप्लाई मिलते हैं इस बैच से, मैं उसके बिहाफ पर कह रहा हूं। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है कि बच्चा ये पहचान ले कि सर इसमें ऐसा नहीं होगा। एक दिन पहले बताया, फिर भी बच्चे को याद है। ये अच्छी बात है कि बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई रिवीजन कर रहे हैं। सुलटा दिया है तो ये क्वेश्चन धोखा देगा किसी न किसी दिन, क्योंकि तुम ऐसे घुमा दोगे बेंजीन की तरह और L1 L2 के बराबर टिका दोगे और आप सुलट जाओगे। तो जब पेपर देकर निकलोगे तो इसके 4 नंबर जोड़ लोगे, और जब तक आंसर की आएगी तो माइनस में हो जाएंगे। जब अपन पेपर देकर निकलते हैं तो बहुत आसानी से 600 पार होते हैं, फिर आंसर की मैच करते हैं, धीरे धीरे गिरने लगते हैं, आखिरी तक तो हम मैच ही नहीं करते हैं कि अब तो 500 के नीचे आ गए, अब कोई मतलब, फेंक दिया, अब जो रिजल्ट आएगा देखा जाएगा। क्या आगे बढ़ सकते हैं अपन? किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी इसके अंदर? चलिए एक क्वेश्चन का जवाब आप और देंगे, सुलटा दिया है ना ये। एक क्वेश्चन का जवाब आप मुझे और देंगे, फिर हम बाद में डिस्कशन करेंगे सही आंसर क्या होगा। बस मुझे बता दो L1 L2 के बराबर होगा क्या? यहां L1 L2 के बराबर होगा क्या?
जो नो सर बोल रहे हैं उनके पीछे क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर सर यहां पर हम क्या करवाते हैं, रेजोनेंस, लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव, सही बात है कि नहीं है? यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी कि नहीं बनेगी? आप इतना बता दो, क्या ये दोनों आरएस इक्विवेलेंट हैं? तो फिर बराबर तो नहीं हो सकती। दोस्तों आंखें खोलो और ध्यान से देखो, यहां ये बॉन्ड लेंथ बराबर थी बिकॉज बोथ आरएस वर इक्विवेलेंट, पर यहां पर ये दोनों आरएस इक्विवेलेंट, तो हमें नहीं पता कि L1 ज्यादा है या L2 ज्यादा है, कुछ नहीं पता हमें अभी, पर हम ये कह सकते हैं कॉन्फिडेंस से कि L1 L2 के बराबर नहीं है। तो कौन ज्यादा है कौन कम है बाद में देखेंगे, लेकिन ये तो क्लियर है L1 L2 के बराबर नहीं है। इससे ये पता चलता है कि जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट बनेंगे ना, तभी बॉन्ड लेंथ बराबर होनी है। अगर इक्विवेलेंट नहीं है तो फिर बराबर नहीं होंगी, फिर किसी दूसरे तरीके से देखा जाएगा। सुलटा दीजिए, बढ़िया एग्जांपल है ये। इसका आंसर थोड़ी देर बाद आएगा हमारे पास। सुलटा दिया है। अभी मैंने नहीं बताया L1 L2 में क्या रिलेशन है, पर यह बता दिया L1 L2 के बराबर नहीं है। क्या यह पॉइंट क्लियर हुआ? क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि वो तो तब होते हैं जब आरएस क्या बने, इक्विवेलेंट, और ये नहीं है, साफ दिख रहा है इसमें कोई चार्ज ही, और इसमें प्लस माइनस दिख रहा है, इक्विवेलेंट नहीं हो सकती। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। अब दूसरी वैरायटी के क्वेश्चंस आने लगे हैं आपके पास। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, because of resonance, because of resonance, single bond present in a molecule or ion, because of resonance, because of resonance, single bond present in a molecule or ion may acquire partial double bond character, may acquire partial double bond character, may acquire partial double bond character with consequent मतलब रिजल्ट क्या मिलेगा इसका, ये कहना चाहता है, with consequent decrease in bond length, with consequent decrease in bond length, with consequent decrease in bond length। आइए क्या कहना चाहता है, पेन डाउन। इंग्लिश जिनकी अच्छी उनको समझ में आ गया होगा, अब जिनकी मेरी जैसी उनको समझा देता हूं। ये कह रहा है अगर कहीं रेजोनेंस हुआ तो सिंगल बॉन्ड में किसके कैरेक्टर आ सकते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड के, और बताइए बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। ये कहना चाह रहा है कि कई बार आपको लगेगा कि ये तो बॉन्ड कैसा है, सिंगल, पर रेजोनेंस होने से वो उसमें किसके कैरेक्टर आ जाएंगे, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर सिंगल से ज्यादा और डबल से, तो ऐसे केस में बताओ बॉन्ड लेंथ बढ़ गई कि घट गई, ये 100% सिंगल, ये इन बिटवीन सिंगल एंड, तो 100 वाले की % सिंगल वाले की बॉन्ड लेंथ ज्यादा और इसकी कम, ये कहना चाह रहा है। आइए एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही ऐसा है, जब तक हम एग्जांपल नहीं लेंगे तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। यहां पर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ अपन कंपेयर कर रहे हैं, ये क्या है, L1। नेक्स्ट यहां पर भी हम कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ को ही कंपेयर कर रहे हैं, ये हमारे सामने क्या है, L2। इसका आंसर आईओसी से भी दिया जा सकता है, पर अभी डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि आपने आईओसी उस लेवल पर अभी नहीं पढ़ी है। आइए हम ओसी से इसका रिप्लाई करते हैं। कहता है कंपेयर कीजिए, पहले देखो बॉन्ड किसके बीच में है, कार्बन क्लोरीन,
बॉन्ड किसके बीच में है? थियोरेटिकली कंपेयर कर सकते हैं, सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड है। अब कैसे कंपेयर करें? देखो यहां पर आपके क्लोरीन पर लोन पेयर है कि नहीं है? पर ये लोन पेयर किसी के साथ रेजोनेंस कर सकते हैं क्या? कॉन्जुगेशन में ही। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। यहां पर बताओ क्लोरीन पर लोन पेयर है कि नहीं है? है। और ये कॉन्जुगेशन में भी है। वापस देखो ध्यान से, पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर लोन डिलोकेलाइज्ड। एक से ज्यादा है तो एक डिलोकेलाइज्ड, बाकी सारे लोकेलाइज्ड। सही बात है। अब आप पहले नजर में देखोगे तो आपको ये बॉन्ड भी कैसा दिख रहा है? सिंगल। और ये भी कैसा दिख रहा है? और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे कंपेयर करूं। हालांकि परसेंटेज एस कैरेक्टर से किया जा सकता है, अभी डिस्कस नहीं कर सकता। अब देखो यहां पर रेजोनेंस होगा, लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू। अब बताओ ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, बनी कि नहीं बनी हमारे सामने? कार्बन क्लोरीन में कैसा बॉन्ड बन गया है? और हम तो क्या सोच रहे थे, ये बॉन्ड कैसा है, कैसा है, और ये तो कैसा करेक्टर लेकर आ गया है, डबल। सही बात है कि नहीं है? जब आप इसका हाइब्रिड बनाओगे, मैं पूरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाने वाला, आप जानते हैं आगे ये नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा, अभी कहां आया है, ऑर्थो, फिर फिर ऑर्थो, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, ऐसे तो जाता है। तो जब आप हाइब्रिड बनाओगे तो आपको कुछ इस प्रकार का रेजोनेंस हाइब्रिड इसका दिखाई देगा। यहां पर पार्शियल, यहां पार्शियल, यहां पार्शियल, यहां पार्शियल, दिस इज द रियल मॉलिक्यूल, ये है रियल मॉलिक्यूल। और इसमें तो रेजोनेंस है ही, तो यही रियल है इसका। क्लियर? तो इसके रियल में तो ये बॉन्ड 100%, पर इसमें ये 100% सिंगल, इन बिटवीन सिंगल एंड, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ, लेकिन हम इसको देख रहे थे तो गलत आंसर दे सकते थे। ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रियल तो वो है। मतलब इसमें रेजोनेंस हुआ जिसकी वजह से कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ कम हो गई। अब कंपैरिजन कीजिए L1 और L2 में, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? L1 इज ग्रेटर देन, यही इंग्लिश में लिखवाया है थोड़ी देर पहले, कि अगर रेजोनेंस होगा तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। सिमिलर अगला क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फिर क्वेश्चन तो मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस। यहां पर कह रहा है एक्स है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ, यहां पर कह रहा है वाई है। अब बताओ जल्दी से सीधा कैसे रिप्लाई करोगे? आप जानते हैं यहां पर क्लोरीन पर क्या है, लॉन, रेजोनेंस करेगा। और यहां पर रेजोनेंस, तो ये बॉन्ड 100%, और ये इन बिटवीन सिंगल एंड, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ, इसका मतलब y इज ग्रेटर देन, सुलटाइए दोनों एग्जाम। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे दोस्तों, समय का अभाव है आपके पास। नहीं सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल का सब्सक्रिप्शन है अपने पास एक्टिव, आप बिल्कुल धीरे धीरे चलें। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। कुछ आपका जो होमवर्क है वो टेलीग्राम पर आएगा, पर एक तो मानकर चलें कि अभी तक जितना भी जीओसी हुआ है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। इंडक्टिव कब लगता है, कब प्लस आई, कौन प्लस आई वाले हैं, कौन माइनस आई, किसका माइनस आई ज्यादा, किसका माइनस आई कम, किसका प्लस आई ज्यादा, किसका
प्लस आई कम। कब रेजोनेंस होता है? कब किसका प्लस आर किसका माइनस आर? कब हाइपर होता है? किसका प्लस एच माइनस एच? तो हमने मानो पढ़ाई नहीं है, क्योंकि अगली क्लास में हम स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स पर आ जाएंगे। कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल्स, नॉर्मली जिनको हम किसी ना किसी तरीके से याद करते हैं एक सीक्वेंस में सेट करके, यकीन मानिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, ट्राई कीजिए। मुझे इस बात से बिल्कुल दिक्कत नहीं है कि आप गलत जवाब देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सीखते हैं, गलती होती है, दिमाग चलना चाहिए। गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चा ऐसा सोचता है कि मैंने गलती कर दी तो पता नहीं मास्टर मेरे बारे में क्या सोचे। कुछ नहीं सोचेगा, इतना समय नहीं है मास्टर के पास। और सच में सोच रहा है तो फिर वो मास्टर नहीं है, फालतू है फिर वो। और तुम भी घर जाके मान लो मास्टरों की बातें करते रहते हो तो तुम भी फिर फालतू हो। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? बच्चा पैदा होता है, चलने लगता है, गिर जाता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, नॉर्मल है। कोई कुछ कहता है आके, अरे ये बच्चा गिर रहा है। सबको पता है कि चलना सीखेगा तो अब नॉर्मल कब होगा? पैदा हो पे ही चलने पड़ तो डॉक्टर निकलेगा, बता ही नहीं कि तुम्हारे यहाँ बच्चा हुआ, लड़का हुआ या लड़की। डॉक्टर बोला, डॉक्टर भग गया, क्योंकि बच्चा पैदा होता ही चल दिया। कमाल की बात है, गिरा भी। तो भाई अब नॉर्मल चीजें वो होती हैं, क्वेश्चन करना, आंसर गलत आना, दिस इज ए नॉर्मल प्रोसेस। चीजें सीख रहे हैं। मैं गलती करूं वो अब नॉर्मल है, बच्चा गलती करे कोई अब नॉर्मल, तो सीख रहा है ना भाई। आइए, क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से? अच्छा, कुछ बातें अपन पहले कुछ क्लियर कर लें। कौन से बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन करवा रहा है? कार्बन नाइट्रोजन, या तो लैंग्वेज में लिखेगा कंपेयर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ। इसमें भी कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। इसका मतलब सेम एटम्स के बीच की बॉन्ड लेंथ हमसे कंपैरिजन करवा रहा, हम कर सकते हैं थ्योरेटिकली, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहां पर बताओ ये बॉन्ड कैसा है? 100%, क्योंकि लोन पेयर कहीं रेजोनेंस में नहीं है। दिस इज 100% सिंगल। क्लियर? आप बताइए, क्या लगता है ये बॉन्ड 100% सिंगल है? सर ये तो वही बोलेगा जिसको ऑर्गेनिक नहीं आती, बल्कि मुझे तो दिख रहा है नाइट्रोजन पर लोन पे। अब कुछ बोलेंगे नहीं ये चीटिंग है, लोन पे तूने अब लगाया है। तो तुझे पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड तो एक लोन पेयर रखता है। अगर लोन पेयर है इस पर तो सर गड़बड़ है। कैसे? लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू, जिसको आप समझ रहे थे सिंगल, उसमें आ गए हैं पार्शियल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर। सही बात है कि नहीं है? यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव। अब सोचो, क्या ये बॉन्ड 100% सिंगल है? नो। तो क्या है? इन बिटवीन सिंगल एंड डबल या पार्शियल डबल है ये। क्लियर? कंप्लीट डबल नहीं है। नेक्स्ट वाले के बारे में क्या कहोगे? सर ये भी 100% सिंगल, तो कैसे? ये देखो, पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर लोन, लोन पे रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस करने से इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ पर फर्क पड़ेगा। कैसे? लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू। सही बात या गलत बात? अब बताइए, रेजोनेंस हुआ तो जब भी किसी का लोन पेयर रेजोनेंस करता है उसके ऊपर पॉजिटिव, यहां पर कैसा चार्ज? नेगेटिव। याद है ना मेरी बातें? लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। और भी रेजोनेंस होगा क्या? बिल्कुल सही बात है। कैसे होगा? पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू। सही बात या गलत बात? ये आपके सामने। क्लियर? चलिए, तो ये आपके सामने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई, डबल बॉन्ड यहां पर और यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो ये बॉन्ड भी 100% सिंगल, ये बॉन्ड भी 100% सिंगल। ये बॉन्ड बताओ लोन पे रेजोनेंस करेगा क्या? नहीं। पाई बॉन्ड से नेक्स्ट पर थोड़ी है, ये तो खुद पाई बॉन्ड के ऊपर बैठा हुआ है। क्लियर? इसका मतलब ये बॉन्ड कैसा है? 100%, 100% डबल। सही बात है कि नहीं? अब बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा? आप बोलोगे सर ये बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम और वो बॉन्ड ऑर्डर सबसे, अगर हम देखें तो देखो कार्बन नाइट्रोजन में एक जगह 100% सिंगल है, एक जगह 100%, और एक जगह इन बिटवीन सिंगल एंड,
इनमें पहचानो 100% सिंगल वाला कौन सा है? पहले वाला। सही बात है कि नहीं है? तो बॉन्ड लेंथ इसकी सबसे, समझते जाओ मेरी बात को, ठीक है? जहां समझ में आए पूछना मुझसे। तो ये बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा तो इसकी होगी, सबसे कम इसकी होगी। आप जानते हो कि ये बॉन्ड 100% और ये इसमें है। क्लियर? और इन दोनों में इन बिटवीन सिंगल एंड, एक बात बताऊं सर, कुछ आंसर तो निकल कर आ गए हैं। क्या निकल कर आ गया है? बॉन्ड लेंथ L1 सबसे एंड L4 सबसे, यकीन मानिए सर ये मैंने पहचान लिया है। एक के ऑप्शन में अच्छी बात है, लेकिन बहुत कम होता है कि एक के ऑप्शन में ये हो, क्योंकि L2 और L3 में भी गेम खेलेगा। अब सर ये भी 100% सिंगल नहीं है, ये भी 100% सिंगल, कैसे कंपेयर करूं? अब आप बताओ, किसी बॉन्ड में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा या कम? आप सोचो, अगर ये इसकी तरफ खिसकेगा तो बॉन्ड लेंथ, अगर इसकी तरफ खिसकेगा तो बॉन्ड लेंथ। सही बात है कि नहीं? अब आप सोचो, यहां पर जब रेजोनेंस हुआ तो कितनी बार डबल बना ये? एक ही तो आरएस में डबल है। जब यहां रेजोनेंस हुआ तो कितनी बार डबल बना है? एक और एक। तो बताओ डबल बॉन्ड के कैरेक्टर किस में ज्यादा? सेकंड वाले, मतलब इस वाले में, थर्ड वाले में। इस वाले में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर, अगर कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर ज्यादा तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ कम। यानी कि हम इन दोनों में भी कंपेयर कर सकते हैं कि ये तो एक ही आरएस में डबल है और ये दो आरएस में डबल है, तो आपका इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा। एक कॉमन सेंस की बात नहीं है? मान लो दो दोस्त लड़ाई हो गई, तो क्या कहोगे? तू बिल्कुल उस जैसा हो गया है। फिर दूसरा क्या कहेगा? तू हो गया है, तू ज्यादा रहता है उसके साथ। तो जो ज्यादा रहता है तो उसके कैरेक्टर भी ज्यादा। तो ये तो बेचारा एक ही बार डबल बना है और ये दो बार डबल है, कार्बन नाइट्रोजन। इसका मतलब इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर ज्यादा है, और डबल बॉन्ड के कैरेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ। इसका मतलब क्या कहना चाहते हो कि आपका L2 विल बी ग्रेटर देन, क्या पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? पहले इतना छापिए फिर आगे बताऊंगा। सुलटा दीजिए दोस्तों जल्दी से जल्दी। सुलटा दिया है। अब सुलटाया, और धीरे धीरे लिखो। दो चार तो मेरे को नोटबुक दे ही दिया करो, मैं लिख के ले आऊंगा पहले से उनके लिए। फिर भी वो बैठ के समझेंगे नहीं, सो जाएंगे कि लिखा हुआ तो है ही। उनको लगता है कि नोटबुक ही चेक होगी फाइनल पेपर में कि अच्छा नोट्स बहुत अच्छे से बनाए, चलो एक शीट आपकी कंफर्म है। आइए, अब सर एक बात तो समझ में आ गई, अब वापस लॉजिक पर आते हैं वापस। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छा समझाया, हमें समझ भी आ गया। पर अगर ये नौटंकी मैं पेपर में करने लगा, मैं निपट जाऊंगा। कैसे निपट जाऊंगा? मतलब मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना बना के देखनी पड़ेगी कि इसमें एक में डबल बॉन्ड कैरेक्टर और उसमें दो में। साफ हो गया, मैं तो इतना टाइम तो मिलेगा ही। भाई घर पे आज आपको क्वेश्चन दिया जाए, आप एक क्वेश्चन को 15 मिनट में करो, तुम्हें कोई फर्क? तुम केवल ये देख रहे होते हो कि क्वेश्चन बन गया और खुशियां मना रहे हो, चाय पीने चले जाते हो दोस्तों को बुला के कि आज ऑर्गेनिक के 15 दिए थे, मैंने 15 बना दिए। कितने? 3 घंटे में। क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है, अगर 15 3 घंटे में पेपर में बनाओगे तो तुम निपट गए। अप्रोच सीखा, बेसिक कॉन्सेप्ट था, सीखना ऐसे ही पड़ता है। अब समझो, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वास्तव में बनाने की जरूरत नहीं थी। क्या बात कर रहे हो? हाँ, इधर देखो, ये लोन पेयर कितने पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है? सही बात है कि नहीं? और ये लोन पेयर आपका कितने पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा? यहीं से पता चल रहा है आपको कि यहां पर लोन पेयर पाई बॉन्ड एक के साथ ही कॉन्जुगेशन में है, तो यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होंगे। और यहां पर कितने पाई बॉन्ड के साथ है? तो यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्योंकि लोन पेयर के रेजोनेंस करने से यहां पर बॉन्ड कैसा आ रहा है? डबल आ रहा है। तो सीधा ही बता सकते थे कि इस लोन पेयर का रेजोनेंस एक पाई बॉन्ड से, इस लोन पेयर का रेजोनेंस दो पाई बॉन्ड से। सीधा आंसर आ सकता था। तो क्या आप अगले क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर करेंगे बिना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हुए? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के बीच में कुछ इस प्रकार से है। यहां पर लिखा हुआ है L1 कार्बन नाइट्रोजन कंपैरिजन करना है दोस्तों। यहां पर लिखा हुआ है L2, यहां पर लिखा हुआ है L3। ये लो, नहीं सर ये चीटिंग है, आपने आपने और ट्रिपल बॉन्ड और इंसर्ट कर दिया इसके अंदर, इतना हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। ये है L4 और ये है आपके सामने L5। कर दीजिए कंपेयर दोस्तों। व्हाट शुड बी द आंसर? प्रिपेयर रहिए, क्वेश्चन पेपर में नया ही मिलेगा। एरोमेटिसिटी के कितने एग्जाम्पल तो क्लास में करा दिए और कुछ मैंने आपको दे दिए, फिर मैं गारंटी से कह रहा हूं पेपर में उनमें से कोई नहीं मिलेगा, नया ही होगा। और कंफर्म है क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। इससे आप क्या करोगे, याद करना बंद करोगे और समझने पर ध्यान दोगे। क्या कहना है आपका इसके बारे में? अच्छा एक बात बताओ, सबसे ज्यादा किसकी? सर ये एकदम 100% सिंगल। सबसे कम किसकी? सर यहां पर ट्रिपल बॉन्ड 100%, यहां पर डबल बॉन्ड 100%। तो सबसे ज्यादा L1, सबसे कम L3, उसके बाद क्लियर। अब ये जो बच गए दोनों, ये इन बिटवीन सिंगल एंड डबल है। इधर ध्यान दो, ये दोनों इन बिटवीन सिंगल एंड डबल है, इन बिटवीन डबल एंड ट्रिपल नहीं है। आगे बात समझ में? अब बताओ इस लोन पेयर का कितने पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस? तो इसमें एक ही बार डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। और इस लोन पेयर का कितने पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस? 2, तो इसमें 2 में डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। इसका मतलब बताओ L4 विल बी ग्रेटर देन L5। 2 कोड़ी का सवाल। तो एक बच्चा ऐसे अप्रोच लेके चलता है, एक वहां पूरे मेहनती बना हुआ है, गधे की तरह मेहनत किए जा रहा है कि सर ने बोला था बहुत मेहनती बनना है अपने को, मेहनत कर रहा है, एक 10 सेकंड के क्वेश्चन में 3 मिनट दे रहा है, इस मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। सुलटा दिया है। चलिए अगला पॉइंट और लिखेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो आपके मॉड्यूल में और यूएलपी में नहीं है, उनमें अलग है। अगला पॉइंट लिख दीजिए एक बार। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, because of resonance, because of resonance, because of resonance, double bond may acquire, because of resonance, double bond may acquire single bond character. Because of resonance, double bond may acquire single bond character with consequent with consequent increase in bond length, with consequent increase in bond length। अगर डबल बॉन्ड में किसके करेक्टर आ रहे हैं? सिंगल के, तो जाहिर सी बात है बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। सही बात है कि नहीं है? आइए एक एग्जांपल, आप कुछ भी अपशब्द कहें उससे पहले मैं खुद ही बता देता हूं, क्योंकि बैल बजने के बाद आपके मुंह से अलग अलग बातें निकलती हैं। अपशब्द का मतलब गाली से है। कुछ तो इतनी भयंकर देते हैं, बाजू वाला कहता इतनी भी गंदी नहीं देनी। वो ये नहीं कहता कि गाली मत दे, गाली दे पर इतनी गंदी मत दे, इसको थोड़ी सी कम लेवल वाली दे। ये आपके सामने क्वेश्चंस हैं, हम इनको सुलटाएंगे। जिन्होंने जोमेटो स्विगी से ऑर्डर कर दिया है, गेट पर ऑर्डर लेकर कोई इंतजार कर रहा है तो बीच में जा सकते हैं, कि क्लास तो रिकॉर्डिंग में भी देख लेंगे, कहीं ऑर्डर वाला वापस ना चला जाए। कुछ होते हैं जो बीच में ऑर्डर कर देते हैं कि ब्रेक तक तो पहुंचा ही देगा। आइए क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। दोस्तों आपको इसमें कंपैरिजन करना है कौन सी बॉन्ड लेंथ का? कार्बन ऑक्सीजन। ये इंपॉर्टेंट है कि आप किसकी बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर रहे हो, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। कुछ बातें तो आप इस पर डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो,
क्या कमेंट कर सकते हो सर बताइए। देखो ये बॉन्ड 100% और ये बॉन्ड 100%, तो जो भी बॉन्ड लेंथ होगी इन दोनों के बीच में आएगी। सही बात है। तो आप ये कह सकते हो कि L4 सबसे और L1 सबसे। अब कुछ कह रहे हैं बीच वाली क्यों, अभी समझो आप। आपको देखने पर यह भी डबल लग रहा होगा, लेकिन ये 100% डबल, ये कॉन्जुकेशन में। और आप बताओ ये है पोलर और ये है नॉन, कैसे रेजोनेंस करवाओगे, ये इस तरफ। तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जिसको तुम समझ रहे थे डबल, वो क्या निकला, सिंगल। तो बताइए इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी या बॉन्ड लेंथ इसकी घटेगी, आप ही बताइए। बॉन्ड लेंथ इसकी बढ़ेगी या बॉन्ड लेंथ इसकी घटेगी। भाई यहां पर आ गया आपका डबल, यहां पर है नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव। तो इसमें तो ये कैसा था, डबल, अब कैसा हो गया, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी ना। तो यहां डबल बॉन्ड रेजोनेंस कर रहा है। आप समझो, इधर ध्यान दो। जब रेजोनेंस होता है किसी की बॉन्ड लेंथ बढ़ती है और किसी की यहां घटी भी है। कार्बन कार्बन देखो, इसमें कैसा था और इसमें कैसा हो गया। तो ये ध्यान देना पूछ किसकी रहा है वो, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन क्या था, डबल, और वो क्या हो गया, तो कार्बन ऑक्सीजन तो बढ़ गई, लेकिन कार्बन कार्बन, तो कहां लिखकर पूछ रहा है इंपॉर्टेंट है। नीचे वाले में भी ऐसा ही होगा, जी हां, ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर। तो बताइए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगली कैसी बनेगी, यहां पर आ जाएगा नेगेटिव और यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव, फिर से रेजोनेंस करेगा, जी हां। pi bond will move towards the positive charge and the positive charge will appear at the end point। सही बात है कि नहीं है। अब आप सोचो, ये भी 100% डबल नहीं है, वो भी 100% डबल। ये कितनी आरएस में सिंगल है और ये कितनी आरएस में सिंगल है। किसमें सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर ज्यादा होंगे, नीचे वाले में। अगर सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, इसका मतलब L3 विल बी ग्रेटर देन L2। हो गया कि नहीं, सोल्व हो गया। और क्या आपको वास्तव में रेजोनेंस करवाने की जरूरत थी, नहीं। इसका रेजोनेंस एक पाई बॉन्ड से और इसका रेजोनेंस दो पाई बॉन्ड से, ही पता चल जाएगा कि इसको ज्यादा सिंगल रहने का मौका मिलेगा। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता चल चुका है कि आपको बढ़िया तरीके से अभी तक का जीओसी रिवाइज कर लेना है।